हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरह से आईयूपीएसी नेम दिया जाता है, ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, ये तो आपको अब तक ये बात पता चल चुकी होगी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। इसीलिए एकदम बेसिक लेवल से हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और आने वाले टाइम में लगभग लगभग 2-3 वीडियो आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो, इस सीरीज के पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट तब देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं कंपाउंड्स के नाम, स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड कैसे बनते हैं, हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी रिएक्शंस भी हैं वो मुझे बड़े आराम से आने लगी। इसीलिए कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो एकदम बेसिक से पढ़ना, सबसे पहले फंडामेंटल चीजों को उसको स्ट्रॉन्ग करना, देन आप धीरे धीरे आगे कनेक्शन बैठाते हुए चले जाओगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल में एक चेन लिंक टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ी जाती है। मतलब कई बार ऐसा होगा कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई आगे ऐसा टॉपिक आएगा, कोई ऐसे आगे रिएक्शन आएगी जिसका पिछले किसी कॉन्सेप्ट से रिलेशन है। तो अगर कहीं पर भी कुछ चीजें मिस हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा आपको परेशान करेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आज का पार्ट 1 है, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ने से पहले एक क्विकली चीज हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करा जाता है तो रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, ताकि हम हर अलग अलग तरह के सिंबल को, हर अलग अलग तरह के नोशन को आराम से अंडरस्टैंड कर पाए। देखो, मेरा ये पर्सनल बिलीव है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट की जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक नोटेशंस होते हैं, उन सब के साथ आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होना चाहिए। आप जितना इन सब चीजों के साथ कंफर्टेबल होगे, आप चीजें आराम से कर पाओगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि क्यों हमारे लिए हर तरह की बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। अगर मैं आपसे एक बड़ा आसान सा सवाल पूछूं कि जैसे एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप में से जितने लोग हिंदी जानते हैं वो सबको पता होगा कि एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं। बट अगर यही मैं आपसे पूछूं कि यार एप्पल को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, जापानीज में क्या बोलते हैं, या फिर चाइनीज में क्या बोलते हैं, या तेलुगु, कन्नड़ या किसी और भाषा में क्या बोलते हैं, तो हो सकता है आपको इतना अच्छे से ना पता हो। क्वेश्चन वही है, उतना ही आसान, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नॉलेज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो नहीं है कि एक पर्टिकुलर एप्पल को मतलब किसी और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी होता है। कई बार बहुत सारी रिएक्शंस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो हमें रिएक्शन के दौरान बनाने हैं, उसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें उस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन दी होती है। पर अगर आपके दिमाग में ये आइडिया ही नहीं कि वो कंपाउंड दिखता कैसे है, बनता कैसे है, तो आप वो रिएक्शन भी नहीं कर पाओगे। डजंट मैटर वो रिएक्शन आपको पता है या नहीं पता है। कई बार आपको पता भी होगी बट कंपाउंड के सही से ना इंफॉर्मेशन होने की वजह से आप वहां पर लैग कर जाओगे। इसीलिए बहुत अच्छे से आपको कमांड करना होता है पहले कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने में, उनके स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो यहां पर थोड़ा सा टाइम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, पहले स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, फिर जाएंगे नोमेनक्लेचर पे। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, मतलब ऐसे मैं आपको कुछ गिनती के रूल बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप आराम से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे दोगे। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर से चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चंद रूल्स हैं, उनको पकड़ के चलना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 95% से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आप ऐसे ही दे दोगे बिना एक्स्ट्रा एडिशन कोई और इफ एंड बट नोन करे। चल, तो फिलहाल अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं मेरे बच्चे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमें उनका केमिकल फॉर्मूला गिवन है। तो अगर हमें जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है इथेन का C2H6, तो एक सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर का फायदा यह होता है कि पहली बात तो बनाते कैसे हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी फॉर्मूले में जितने भी एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं उन सारे एटम्स को प्रॉपर्ली लिखा जाता है। वो किस तरह के बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो सारे बॉन्ड्स प्रॉपर्ली बनाए जाते हैं ताकि हमें उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के, उसके बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। जैसे इथेन का जब हमें बनाना है तो हमने दोनों कार्बन बनाए और इनके बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर से ही, प्रीवियस लेक्चर से ही मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो देखो इस कार्बन ने अपने अगल बगल 4 बॉन्ड बनाए हुए।
एक राइट वाले कार्बन से, बाकी 3 हाइड्रोजन से। ऐसे ही राइट वाला कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाते हैं बस। तो इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रॉपर्ली। ऐसे ही यहां पर इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं हमें सारे बॉन्ड्स आराम से दिख रहे हैं। हम देखकर बता सकते हैं कि इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो बातें मैं बोल रहा हूं अगर आपको याद नहीं आ रही मेरे बच्चे, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इससे पहला वाला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ये सारी बातें बहुत डिटेल में समझी हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसके फॉर्मूले से बनाते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं, उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं। ये सब कमांड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि आप उसमें वीक है, तो मैं यहां आई बटन पर लिंक दे दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट का। वहां पर जाकर आप आराम से पहले जितने भी आपके टॉपिक आपको लग रहा है कमजोर हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करिए। अभी तो फिलहाल एक ही हुआ है तो आप उस एक टॉपिक को जरूर देख लीजिए, बट अगर आता है तो हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एथनॉल का स्ट्रक्चर अगर मेरे को बनाना है तो एथनॉल का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मोस्टली अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है। अब 2 बॉन्ड बनाने के लिए वो ऐसा कर सकता है कि 2 अलग अलग एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना ले, जैसा इस केस में कर रहा है, या हो सकता है डबल बॉन्ड बना ले, जो अभी हो सकता है किसी और केस में हम देख लेंगे। पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने बनाने वाला है कोई पर्टिकुलर एटम। और आप इस चीज का ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर्स बड़े आराम से बना लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे रिएक्शन कई बार सही लिख देते हैं बट स्ट्रक्चर ही गलत बना देते हैं, और इस वजह से उनके मार्क्स लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम आते रहते हैं। और जब मार्क्स कम आते हैं ना, तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन होता है चीजों को पढ़ने के लिए। फिर हम उस गिव अप करने लगते हैं कि हमें कोई आउटकम आते हुए दिख नहीं रहा होता है एफर्ट्स का हमारे। तो यही छोटी मिस्टेक्स अगर आप सुधार लोगे तो ऐसा सीक्वेंस बनने लगेगा कि आपको खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, ऐसी बात करते हैं प्रोपेन की मेरी जनता। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। तो हमने 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट करा, और ओपन स्ट्रक्चर में सारे एटम, सारे बॉन्ड सब कुछ शो करोगे आप, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर या इसे बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर तो आप बोल ही रहे हो, इसे आप ओपन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। और कंप्लीट स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर मेरे बच्चे आपको बहुत डिटेल में बताता है सारे एटम्स को, उनके बॉन्ड्स को। आप सब जगह देख सकते हो कौन सी चीज कहां पर बॉन्डेड है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से बॉन्डेड है, कहां सिग्मा बॉन्ड है, कहां पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स का दरअसल में ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें ओपन स्ट्रक्चर बनाना आता है या नहीं। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं मेरे बच्चे कि आप फॉर्मिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। अब अगर मेरा कोई बच्चा भूल गया कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि फॉर्मिक एसिड भाई साहब रेड आंट्स के स्टिंग में मिलते हैं, बल्कि बहुत सारे जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो जब वो इंसेक्ट हमें काटते हैं तो बेसिकली वो हमारी बॉडी में ये एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, और इसी की वजह से हमें इरिटेशन होता है। अब सवाल ये आता है कि फॉर्मिक एसिड का जिसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? याद रखना, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक और नाम क्या है? ओपन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या होता है? मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में जितने भी एटम्स और जितने भी उनके बीच में बॉन्ड्स हैं, सब कुछ हम प्रॉपर्ली शो करें। तो हमें यहां पर पता है कि हमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड शो करने हैं। बॉन्ड शो करने के लिए हम ये सोचेंगे कि इन्हें बॉन्ड कितने बनाने होते हैं। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के आगे कार्बन है, हमने कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो कार्बन ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अब यही बॉन्ड हमें कार्बन के आगे दिखाने हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन ऐसा भी कर सकता है कि 2 अलग एटम के साथ वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, या एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड बना ले। तो ये भाई फॉर्मिक एसिड में हमें देखने को मिल रहा है कि ये डबल बॉन्ड के साथ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमें हमारे पास एक और ऑक्सीजन है और एक और हाइड्रोजन है, हमें बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर एक साथ दिखे तो कई बार ऐसा होता है कि O और H आपस में जुड़े होते हैं, और ऑक्सीजन मोस्टली कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहां पर O इससे जुड़ा होगा। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो इससे एक और हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। तो ये प्रॉपर ओपन स्ट्रक्चर हो गया हमारे दरअसल में फॉर्मिक एसिड का। अब आप चाहो तो फॉर्मिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर बना अगर आपने लिया है, तो आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ये सब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो आपको हाइब्रिडेशन के लिए मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। तो आप इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। तो एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है।
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो बेसिकली में इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन के अगर अराउंड टोटल 4 बॉन्ड बने हैं तो इस कार्बन के पास कभी भी कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो इसका लोन पेयर हो जाएगा 0। और अगर इसका लोन पेयर 0 हो गया तो सम जो आएगा वो आएगा 3 आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, और इलेक्ट्रॉन पेयर का सम अगर 3 आ रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। अब सुनना मेरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे उम्मीद है जो मेरी जनता इस चीज को देख रही है उनमें से बहुतों को ये आता होगा, आता है तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। पर जिन बच्चों को ये नहीं आता है, अगर ये हमने हाइब्रिडेशन कैसे निकाला है, ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लेना मेरे बच्चे। मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा एक्सेल तभी करोगे जब ये हर एक छोटी छोटी बात आपको पता होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल किस तरह से दिख रहा है, उसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, ये भी उसकी रिएक्शन को कई बार गवर्न करता है। तो जब तक आपका इन हर एक छोटी छोटी बातों पर कमांड नहीं होगा उस टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते, तब तक आप ये मान के चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, बल्कि बहुत ज्यादा फंबल करोगे, बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करने में। क्योंकि रिएक्शन आपको खुद लिखनी होती है, समझा तो आपको कोई भी टीचर देगा, लेकिन आपको लिखना वो खुद होता है। तो अपने दिमाग में आपको सारे स्ट्रक्चर, सारे फॉर्मूले अच्छे से बैठाने होते हैं। वही याद करो अभी वाला एग्जाम्पल भाई, एप्पल को चाइनीज भाषा में क्या बोलते हैं या कन्नड़ तेलुगु भाषा में क्या बोलते हैं, वहां पर आपको अगर वो इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है तो कितना भी आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। चले, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारे पास मेरे बच्चे फॉर्मिक एसिड से हम लोग अब हटते हैं और इस टर्म पर आते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, मैं सोच समझ के कुछ ऐसे कंपाउंड ले रहा हूं जिनके यार कॉमन नेम ना आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और इनके फॉर्मूले बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये जिनको भी मैं लिखता चला जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इनके नाम और इनके फॉर्मूले आपको लगातार याद रखने हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO है मेरे बच्चे। अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ओपन, जिसमें सारे बॉन्ड, सारे एटम शो करने हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, हमने हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ दिया। इस कार्बन से आगे H और आगे O जुड़ा है। तो एज ए स्टूडेंट हमारा दिमाग ये बोलता है कि आगे काम करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, आगे O जोड़ देते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ करा तो स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। दरअसल में जब फॉर्मूला लिखा जाता है ना, तो फॉर्मूला लिखते टाइम एटम्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो आपको प्रॉपर ऐसे बॉन्ड बनाने हैं जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर डुप्लेट कंप्लीट होना है तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहां हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है भाई, ये तो आपने त्राही त्राही मचा दी। यहां पे हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा। हमसे गलती हो क्यों जाती है? ठीक है, हमसे गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें चीजों को लेफ्ट टू राइट पढ़ने की आदत होती है, और हमारा दिमाग एंटिसिपेशन जो लेता है अपने हिसाब से वो ऐसे ही लेता है कि लेफ्ट टू राइट है तो जितने बॉन्ड बना रहे बनाते चले जाए। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि यहां पर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स लगेंगे, तो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल यहां पर साथ में अप्लाई करना है अपना दिमाग लगाने के साथ साथ। तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहां पर कुछ ऐसे बॉन्ड बनता है। दरअसल में एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बना, मतलब 2 बॉन्ड बनाने, तो वो कार्बन के साथ बना लेगा। कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड बचा है तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाला आइडिया आपको क्लियर हो रहा है, फॉर्मिक एसिड कैसे बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा। ऐसे ही ओपन स्ट्रक्चर में एक बहुत ही पॉपुलर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा जो आप सबको आई गेस 10th क्लास से भी पता होगा, बेंजीन। इन भाई साहब का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। अब अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर आपको मेरे बच्चे बनाना है तो आपको दरअसल में 6 कार्बन जोड़ने हैं, 6 हाइड्रोजन, और ये तभी पॉसिबल है अगर ये सब मिलकर एक साइकिल बना ले। तो यहां पे 6 कार्बन आपस में एक साइकिल में कनेक्टेड होते हैं, और भी ऑप्शन है लेकिन बेंजीन में एक्चुअल में साइकिल ही बनती है, तो हमने साइकिल बनाई है। फिर इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में हमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने होते हैं इनका, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। पर देखो इस कार्बन के अराउंड अभी 3 ही बॉन्ड हुए, तो इसके 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक एटम और कोई बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड और कोई बनाना है, और वो बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास अभी हाइड्रोजन अवेलेबल है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं करा है। तो हर कार्बन के पास यहां पर एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ताकि ये सब 4-4 बॉन्ड बनाकर राजी खुशी से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इसे बोलते हैं बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर, जिसमें हर एटम हमें दिख रहा है, हर बॉन्ड हमें दिख रहा है। और एक बात आपको याद रखनी है मेरे बच्चे बहुत अच्छे से, कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन की जो क्लोज चेन है, कार्बन की 6 साइकिल की 6 मेंबर की जो साइकिल है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो हर जगह पर ऑल्टरनेट आपके पास पाई बॉन्ड है और यहां पर सिग्मा बॉन्ड है। और जब ये सब चीजें आप निकाल लोगे तो आप ये भी निकाल लोगे मेरे बच्चे कि कार्बन ना, हर कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एवरी कार्बन, सबके अराउंड देखो 3-3 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2।
ऐसे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेंजीन रिंग के अंदर। आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाली चीज आपको पकड़ में आ रही है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है हर एटम को शो करना है, हर बॉन्ड को शो करना है। कैसे शो करोगे? स्ट्रक्चर थ्योरी की हेल्प से। स्ट्रक्चर थ्योरी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है, क्या होती है? कार्बन एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। अगर कोई हेलोजन है, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रख के आप स्ट्रक्चर्स आराम से बनाते हुए चल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे बच्चे, अगर हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ठीक है, ऐसे और भी स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाते हैं। जैसे एक और बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा जिसे हम बोलते हैं टॉलुइन। कहां गया? टॉलुइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3 और इसको पूरा कंडेंस करके जब लिखा जाता है तो कई बार ऐसे लिख कर आता है C7H8। अब मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाएंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें 7 कार्बन हमें कनेक्ट करने होते हैं। तो दरअसल में टॉलुइन बेंजीन का एक डेरिवेटिव है, मतलब बेंजीन से ड्राइव हुआ है, बेंजीन से बना है। अब देखो बेंजीन में तो 6 कार्बन हो गए, हमारे पास तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए 1 कार्बन हमने और ले लिया। अब वो कार्बन जाहिर सी बात है बाहर ही कहीं जोड़ सकते हैं। अब हमें पता है बेंजीन में हर कार्बन पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, तो हमने डबल बॉन्ड बना दिया ऑल्टरनेट कार्बन पे। ऐसा करने पर हर कार्बन के अराउंड कई सारे बॉन्ड बन गए। अब बाकी रिमेनिंग बॉन्ड्स को शो करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन है, बाकी रिमेनिंग बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। इन कार्बन भाई साहब के अराउंड 3 बॉन्ड है, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। इन कार्बन भाई साहब के अराउंड 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। इन कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। पर ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यानी अब बेंजीन में इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। मतलब इसने अपना चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है। और अगर बेंजीन को ये मॉलिक्यूल बनाना है तो उसे इस हाइड्रोजन की जगह पर एक कार्बन के साथ बॉन्ड करना होगा। तो बेंजीन ये हाइड्रोजन हटाएगा और इस कार्बन को जोड़ेगा, पर इस कार्बन के तो अभी एक ही बॉन्ड बने हैं, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड और बनाने हैं। और आप नोटिस करो अभी तक सिर्फ 5 हाइड्रोजन हमने इस्तेमाल करे हैं, अब हमें 3 हाइड्रोजन और चाहिए। तो 8 हाइड्रोजन हमारे पास वैसे ही फॉर्मूले में अवेलेबल थे, तो 3 हाइड्रोजन हमने यहां दे दिए। तो ये मेरे बच्चे कंप्लीट स्ट्रक्चर है दरअसल में टॉलुइन का। अब ये सारे स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में भी काउंट करे जाते हैं। अब पर आपने अभी तक इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए ये बात तो अच्छे से अंदाजा लगा लिया होगा मेरे बच्चे कि ना ये स्ट्रक्चर बनाने में टाइम बहुत लगता है। तो इसीलिए हमारे जो केमिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, एक कंडेंस स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करी। कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या? अगर आपको एक बार ओपन स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाना आ गया है तो कैसे आप अपने इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, टाइम कम लगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे नहीं, हम लोग भी आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उससे पहले आपको याद होगा बिकॉज की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती थी, ठीक है। फिर बीच में तो भाई कुछ ऐसे आने लगी, फिर हम जब और टाइम बचाने लगे तो हम ऐसे लिखने लगे। तो ये तीनों ही चीजें डिपिक्ट किसे करती है कि ये भाई साहब बिकॉज लिखा है, लेकिन हमने टाइम बचाने के लिए हमने उसके सिंबल, उसके स्पेलिंग को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब ये मीनिंग तो वही बता रहा है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी चाहिए, जो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे यहां पर भी होता है। कंडेंस स्ट्रक्चर में हम एक्चुअल में अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम बचा पाए, ठीक है। और टाइम बचाने के बावजूद भी मॉलिक्यूल वही सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करे जो वो ओपन स्ट्रक्चर में कर रहा है, पर हाँ मुझे खुद कुछ एंटिसिपेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर जब पूरी स्पेलिंग ये लिखी होती है तो हम समझ जाते हैं हाँ भाई ये बिकॉज है, लेकिन यहां पर हमें पता है बिकॉज है, लेकिन बिकॉज की एक्चुअल स्पेलिंग तो ऐसी है, उसमें ई भी आता है, ए भी आता है, यू भी आता है, ई भी आता है, ठीक है। वो यहां पर नहीं पता चल रहा। ऐसे ही कंडेंस स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, ये टाइम तो बचाता है, लेकिन बहुत सारा एंटिसिपेशन हमें खुद लगाना पड़ता है कि इस मॉलिक्यूल में यहां पर बॉन्ड ऐसा होगा, यहां पर बॉन्ड वैसा होगा, यहां सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, पर टाइम जरूर बच जाता है हमारा। तो यही काम करने के लिए हम कंडेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंडेंस स्ट्रक्चर को देखो कैसे बना रहा हूं। इथेन हमें दे रहा है, इथेन का ये ओपन स्ट्रक्चर था। कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे वैसे कोई मतलब गवर्निंग रूल नहीं है कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होती है बस। बट फिर भी अगर रूल्स के बारे में बोलूं तो एक ये बोल सकता हूं, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने में हम कोशिश करते हैं जो ये बॉन्ड्स हैं उन्हें ना शो करा जाए।
अच्छा, आप शो कर भी सकते हो जरूरत के हिसाब से, अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है। आप चाहो तो कोई भी शो ना करो। जैसे यहां पर ये कंडेंस स्ट्रक्चर अगर मेरे को बनाना है और मुझे इस कार्बन के साथ ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इनका कोई बॉन्ड नहीं शो करना, लेकिन मुझे ये जरूर बताना है कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो मैं इस कार्बन के लेफ्ट या राइट में लिख दूंगा H3। अब मैं राइट में भी लिख सकता हूं, लेफ्ट में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कोई गवर्निंग रूल नहीं है। जैसे यहां पर राइट में लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो इसे लेफ्ट में भी लिख सकता हूं मेरे बच्चे, ऐसे। ये भी सही है। अब मैं इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, मैं चाहूं तो इसे शो करूं कंडेंसर स्ट्रक्चर में, या चाहूं तो ना करूं। मतलब बेसिकली मैं बॉन्ड शो नहीं करने होते हमें, तो हम अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला वाला कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन हम राइट में भी लिख सकते हैं और लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये कार्बन अगल बगल कनेक्टेड है और इन कार्बन से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3-3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। हाँ, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ज्यादा बेटर होगा कि हम वो शो कर लें। बट बाकी अगर हमें ये पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें हर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर हमें ये भी पता है कि उसके अगल बगल में कितने एटम्स हैं और वो एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो जब हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम बना लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां पर आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एथेनॉल का दे रखा है, तो अब देखो CH3 है। CH3 का मतलब अब आप समझ ही गए क्या होगा कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ओपन स्ट्रक्चर में देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन आप जोड़ दो। फिर इसके आगे कोई बॉन्ड नहीं बना है बट कार्बन लिखा है, तो इसका मतलब है ये कार्बन आगे वाले कार्बन से जुड़ा होगा। तो हमने ओपन स्ट्रक्चर में जहां पर सारे बॉन्ड शो करने होते हैं, पिछले वाले कार्बन से अगला वाला कार्बन जोड़ दिया। अब अगले वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। आगे OH जुड़ा है, तो हमें पता है OH अगर जुड़ा है तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर वो राइट में एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो लेफ्ट में एक ही बॉन्ड बना पाएगा कार्बन से। तो ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बना लिया कार्बन से और आगे एक सिंगल बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से। तो आप कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओपन को कंडेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये टाइम ज्यादा बचाता है। ऐसे ही यहां पर आपने कर लिया, ये प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर है, कंडेंस करना है, इस कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन है, आपने इस कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन लिख दिए। आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, सब चलेगा। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, आपने इस कार्बन के अगल बगल 2 हाइड्रोजन लिख दिए। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, आपने 3 हाइड्रोजन लिख दिए। तो ये कंडेंस फॉर्मूला आ गया। और कंडेंस फॉर्मूला देखो मैंने कहा ना टोटल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, ये भी बिकॉज की स्पेलिंग अंडरस्टैंडिंग वाली है और ये भी बिकॉज की स्पेलिंग अंडरस्टैंडिंग वाली है। जब तक मीनिंग सही कन्वे हो रहा है तब तक आप स्ट्रक्चर आप जितना कंडेंस करना चाहो उतना कंडेंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ और भी चीजें बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग सी। मान लो मेरे बच्चे अपने पास ये आई एम सॉरी, हाँ चल 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 चल। ये कोई स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और मैं चाहूं तो इसे थोड़ा सा और ओपन करके लिख देता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा ओपन रहेगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। मान लो ये ओपन स्ट्रक्चर दे रखा है, मैंने कहा इसे कंडेंस में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? तो आप कुछ ऐसे कंडेंस इसे कर सकते हो। इस कार्बन के पास 2 CH3 हैं, आपने इसे ऐसे लिख दिया C। आप चाहो तो बॉन्ड शो करो, चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूं अभी। फिर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, आपने इसके बगल में लिख दिया बॉन्ड बनाने की बजाय। पर मैंने कहा ना आपको फ्रीडम है कि आप बॉन्ड अगर शो करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, मीनिंग बस सही आना चाहिए। अब जैसे मैंने इस कार्बन के बगल में हाइड्रोजन लिख दिया, तो अगर किसी एटम के बगल में कोई और एटम लिखा होता है कंडेंस फॉर्मूले में, तो इसका मतलब होता है ये एटम्स हो सकता है आपस में बॉन्डेड हो। पर मैंने कहा ना हमें ये एंटिसिपेशन खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आ भी जाएगा बहुत अच्छे से। फिर अगला वाला कार्बन CH2 है, तो मैं चाहूं तो बॉन्ड बनाकर शो करूं CH2, तो मैंने यहां पर करना चाह रहा हूं बॉन्ड बनाकर। फिर आगे एक और कार्बन, उस पर 2 हाइड्रोजन यानी ये CH2 है, तो वो मुझे शो करना है, तो मैं इसे और बॉन्ड बनाकर शो कर सकता हूं। फिर आगे एक और CH2 है, मैंने यहां पर बॉन्ड बना दिया। आगे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मैंने CH3 लिख दिया। अब मैं चाहूं मेरे बच्चे तो मैं इन बॉन्ड्स को ना भी बनाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह से कार्बन के आगे कार्बन अगर लिखे तो ये कई बार हमें कॉमन सेंस से ही पता चल जाता है ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। पर ये बात तो समझ में आ रही है कि ये हमारा इस मॉलिक्यूल का कंडेंस फॉर्म है। अब आपको एक बात बताता हूं, आप इसको और भी कंडेंस कर सकते हो, ठीक है। मतलब ओपन स्ट्रक्चर सबसे कम आलसी लोगों के लिए,
जो सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली टाइम देकर लिखना चाहते हैं। ये वाला कंडेंस स्ट्रक्चर थोड़े से ज्यादा आलसी लोगों के लिए, जो टाइम बचाना चाहते हैं पर इंफॉर्मेशन सही कन्वे करनी है। अब अगला वाला जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये सुपर आलसी लोगों के लिए। इस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी और बातें जो कंडेंस कर सकते हैं उन्हें कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस कार्बन से दो CH3 आपस में जुड़े हुए ना, और ये दोनों CH3 सेम टाइप के ग्रुप हैं, तो ये बात शो करने के लिए हम इसे और कंडेंस कर देते हैं। CH3 के बगल में होल ट्वाइस लगा देते हैं, मतलब CH3 में होल ट्वाइस लिख देते हैं। CH3 होल ट्वाइस का मतलब है CH3 जैसे दो ग्रुप रिपीट हो रहे। जैसे अगर यहां पर फॉर्मूले में लिखा होता है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका मतलब क्या होता है कि SO4 तीन बार यूज हो रहा है। ऐसे यहां पर CH3 होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब है CH3 एक्चुअल में दो बार यूज हो रहा है। अब ये किससे कनेक्टेड है, आगे कार्बन से कनेक्टेड है, आपने कार्बन बना दिया। आगे ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, आपने हाइड्रोजन लिख दिया। तो इस तरह से CH3 होल ट्वाइस लिखा होने का मतलब है कि ये CH3 दो बार इस कार्बन से जुड़ा है। और जैसे मैंने बताया आप इसके आगे भी लिख सकते हो CH3 होल ट्वाइस, कार्बन के आगे भी लिख सकते हो। अभी तो फिलहाल कार्बन के पीछे लिखा है, कार्बन के आगे भी लिख सकते हो, चलेगा। फिर आगे देखो आपके पास तीन बार CH2 लिखा है, आप चाहो तो इसके बॉन्ड ना लिखो, पर क्योंकि यहां पर CH2 तीन बार रिपीट हो रहा है तो आप इसमें होल ब्रैकेट लगाकर 3 लिख सकते हो। तो इससे कोई भी समझ जाएगा ये तीन बार CH2 आपको रिपीट करना है। पर इन दोनों में फर्क होता है, CH3 जब भी ओपन होंगे एक के आगे एक लगेंगे, CH3 जब भी ओपन होंगे, सॉरी CH2 जब भी ओपन होंगे एक के आगे एक लगेंगे, और CH3 जब भी ओपन होंगे तो एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे आगे पीछे लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि जब आप इसको ऐसे ओपन करो तो CH3 के आगे CH3 लिख दो और फिर आगे CH लिख दो। अगर ये लिख दिया तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड बन गए, 3 हाइड्रोजन के साथ, हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक राइट वाले कार्बन के साथ, तो ये 2 बॉन्ड और बना गए। टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 5। ये तो बेकार हो गए, ठीक है, पूरी तरह से बेकार हो गया तो ये स्ट्रक्चर गलत है। मतलब अगर आप CH3 होल ट्वाइस लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप दो को CH3 को आपस में जोड़ोगे, नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इन CH3 के अगल बगल जो कार्बन लिखा है आप उस पे दो CH3 लगाओगे। पर CH2 अगर होल थ्राइस लिखा है इसका मतलब इनको आप आगे आगे लिंक करते हुए चल सकते हो, इनको ऊपर नीचे लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर CH2 खत्म, आगे क्या हो जाएगा? CH3 हमारे पास, तो यहां पर हमने सिर्फ CH3 लिख दिया, तो ये और ज्यादा कंडेंस फॉर्म हो गया। और आप चाहो तो इसमें ये बॉन्ड हटा सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि बॉन्ड आप लिखो, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में कंडेंस फॉर्मूले में आप बॉन्ड हटा सकते हो। अगर आप कोई शो करना चाहते हो अपनी मर्जी से आप करिए, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल हटा सकते हो। तो ये और ज्यादा कंडेंस फॉर्म हो गया, तो ये सुपर आलसी लोगों के लिए हो गया। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आपको आ रहा है कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ओपन से, और आपको इसका उल्टा काम भी करना आना चाहिए। क्यों? मतलब कंडेंस से ओपन स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। कंडेंस से ओपन स्ट्रक्चर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार जब हम केमिकल रिएक्शंस को जज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है अगर उसे ओपन स्ट्रक्चर के लिए जज करा जाए, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से रखना अपने दिमाग में। तो एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूं और आप कोशिश करो पहले आलसी लोगों वाला करना और फिर सुपर आलसी लोगों वाला करना, ठीक है। ये लो, जो उम्मीद है मेरे बच्चे आप इसे आराम से कर लोगे, इतनी कोई खासा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले इसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर सुपर कंडेंस फॉर्म में करो, ठीक है। मतलब पहले आलसी बनो फिर सुपर आलसी बनो, करें। तो देखो इस कार्बन से 3 CH3 आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये कार्बन बिना बॉन्ड बनाए ऊपर एक CH3, मतलब यहां पर CH3 लिख दिया, यहां पर एक CH3 लिख दिया, यहां पर एक CH3 लिख दिया। फिर इस कार्बन से आगे 3 CH2 जुड़े हैं, तो मैं आगे एक CH2 लिख दूं, आगे एक CH2 लिख दूं, आगे एक CH2 लिख दूं, चलेगा। फिर आगे एक और CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन लिख दिए हमने। अब ये तो आलसी लोगों के लिए हो गया। सुपर आलसी लोग क्या करेंगे? वो इस कार्बन में देखेंगे 3 CH3 आपस में जुड़े हैं, तो आप इस कार्बन के राइट में भी ऐसा लिख सकते हो CH3 होल थ्राइस। मैंने कहा ना, आप ये जो ग्रुप हैं ये जिस कार्बन पे जुड़े हैं या जिस जगह पे जुड़े हैं आप उस एटम को लिख के आगे या पीछे इन ग्रुप को शो कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है आपको। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप आगे ही लिख सकते हो पीछे ही लिख सकते हो, नहीं नहीं, जहां लिखना चाहो वहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आगे सुनो, आगे CH2 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 लिखा हुआ हमारे पास 3 बार, तो हम चाहें तो ऐसे बॉन्ड बनाकर CH2 होल थ्राइस लिख दें और आगे बॉन्ड बनाकर CH3 लिख दें तो भी चलेगा। नहीं, अगर आपको ये सूट हो रहा तो आप एक काम करो, ये बॉन्ड हटा दो, बिना बॉन्ड के भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। अब कई बार क्या होता है, इतने सारे ब्रैकेट ना आपको कंफ्यूज कर देते हैं
तो इसीलिए जब आपके नोटबुक वगैरह में लिख कर आते हैं फॉर्मूले या एग्जाम में लिख कर आते हैं तो ऐसे लिखा होता है। और याद रखना, इसको ओपन करते टाइम आपको एक चीज फॉलो करनी है, ये CH3 के बगल में अगर जो नंबर लिखा है, ये CH3 एग्जैक्टली इतनी बार अलग अलग बॉन्ड पर सेम एटम पे जोड़ना है, अलग अलग बॉन्ड पर, अलग अलग बॉन्ड, ये बॉन्ड अलग बनाया, ये बॉन्ड अलग बनाया, ये बॉन्ड अलग बनाया। इन CH3s का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, ये CH3 इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, ये इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, ये सब कलेक्टिवली इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है। बट CH2 के आगे अगर कोई नंबर लिखा होता है तो ये सारे CH2 एक चेन में लिंक होते हैं, जैसे हम लोग चेन चेन खेलते हैं ना, तो ऐसे ही CH2 के आगे ये चेन में, ये फिर ये चेन में। तो ये छोटा सा आइडिया हमेशा याद रखना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब कभी भी आप एक कंडेंस फॉर्मूला आप लिख रहे होगे, ठीक है, तो जब कभी कंडेंस फॉर्मूला आप लिखते चलोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर रहे हो और अभी हमारे पास आगे चेन चलती चली जा रही है और बीच में कहीं CH3 आ जाए। अगर कहीं बीच में CH3 आप डाल रहे हो तो आप समझ जाना आपने गलती कर दी है, क्योंकि बीच में CH3 लिखने का मतलब है इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। CH3 जब भी आएगा तो चेन के या तो एंड पर आएगा या साइड में बिल्कुल लटक रहा होगा ऐसे। मतलब मान लो यहां पे आपने CH2 लिखा, यहां पर आप CH3 लिख सकते हो, ये चलेगा, ठीक है। और CH2 नहीं होगा, यहां पर CH होगा। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना, ये सब मत भूलना। जितनी ज्यादा ये बातें याद रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा दरअसल में ये चीजें कर पाना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर आज हम लोग और बनाते हैं। फिर अब उल्टा काम करते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर हमें दिया होगा, हम इससे ओपन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। आराम से ये देखना कि आप ये बना पा रहे हो या नहीं। CH3 होल थ्राइस, फिर ये हमारे पास कार्बन आ गया, कार्बन के आगे मेरे बच्चे CH2 है, फिर CH। एक काम करता हूं, रुको 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 रुको, थोड़ा सा और ट्रिकी करता हूं आपके लिए। CH3 होल ट्वाइस, आगे CH2 CH3, ये आ गया। आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, हो सकता है मेरे बच्चे आपको यहां पर बॉन्ड बना के ना दिया जाए, बस कार्बन लिख के दे दिया जाए तब भी चलेगा। अब इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं वही बात सोचूंगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बन होंगे वो 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो हम अपना बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं इस कार्बन से। तो ये कार्बन हमने पकड़ा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के लिए आगे एक CH2 इसके साथ जुड़ रहा है, तो अब इसके 3 बॉन्ड और बनने हैं। 3 बॉन्ड बनाने के लिए क्या हमें अगल बगल कोई चीज दे रखी है? यस, हमें दे रखा है कि यहां पर इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं। तो हमें यह पता है कि हर CH3 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा सेम कार्बन से। तो हमने 3 अलग अलग CH3 इस कार्बन के साथ जोड़ दिए। फिर आगे ये CH2 तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसके आगे एक और कार्बन है तो हमने इसके आगे एक और कार्बन बनाया। इस कार्बन के बगल में CH3 होल ट्वाइस लिखा है। इसका मतलब क्या है? इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो आपके पास जगह ऊपर और नीचे इस्तेमाल करनी है। आप आगे अगर इस्तेमाल कर लोगे तो एक दिक्कत हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप आगे अगर CH3 लिख दोगे तो चलेगा, पर अभी नोटिस करो इस कार्बन को आगे भी तो CH2 के साथ बॉन्ड बनाना है, तो फिर ये CH2 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर CH2 के आगे एक CH3 है, आप आगे CH3 लिख दो। तो ये थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर हो गया। इसे और ओपन करना चाहते हो तो आप ये सारे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड भी खोल सकते हो, लेकिन फिर बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो ये हमारे लिए ठीक है, ये सुपर आलसी लोग हैं, ये कम आलसी लोग के लिए, और इससे काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रही है, तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको कंडेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से पकड़ में आए हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सुपर डुपर आलसी जो लोग होते हैं उनके लिए एक और नए तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखो अगर आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको जरूर पता होगा, नहीं पता है तो आप सुनना, अगर आप पहली बार देख रहे हो। ये नॉर्मल पर्सन ऐसा सोचेंगे कि ये बस कोई आड़ा टेढ़ा एक सिंबल बना हुआ है, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो सब बच्चे ये जानते हैं कि ये प्रोपेन बना हुआ है। यस, प्रोपेन ऐसे भी डिनोट करा जा सकता है। ये सुपर डुपर आलसी लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ ऐसे, मतलब ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का बहुत आलसी तरीका है, इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हमें यही रूल समझने कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सुनते जाना, और एक बार रूल समझ में आ गया तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का रूल ये होता है मेरे बच्चे कि आप कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है,
किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, आप इन बॉन्ड्स को शो करोगे, पर कभी भी कार्बन एटम शो नहीं करोगे। और दूसरी चीज, कभी भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड शो ही नहीं करोगे आप। तो बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर बनाने के दो रूल है, हमें कार्बन कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड शो करने, पहला रूल। दूसरा रूल यह है कि हमें कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी बॉन्ड शो नहीं करना है। आप कर सकते हो, यूजुअली टाइम बचाने के लिए अवॉइड करा जाता है, और अगर आप ऐसा करोगे तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नोटिस करना, ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला है। इस कंडेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर हम सही से लिखें तो ये CH3 यहां पे लिखा, इसके आगे CH2 बॉन्डेड है, हमने थोड़ा सा ऊपर स्लैंटेड बॉन्ड बना दिया। फिर इस CH2 से आगे CH बॉन्ड है, हमने CH बॉन्ड कर दिया। इस CH के आगे नीचे एक CH3 बॉन्डेड है, हमने CH3 बॉन्ड कर दिया। इस CH के आगे CH2 बॉन्डेड है, हमने CH2 लिख दिया। फिर इसके आगे एक और CH2, हमने एक और CH2 लिख दिया। आगे एक और CH2, एक और CH2 लिख दिया। आगे एक और CH2, एक और CH2 लिख दिया। फिर लास्ट में CH3 है, हमने CH3 लिख दिया। तो ये आपको पता है ये ओपन स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। अब अगर मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो रूल क्या है, मैं सिर्फ अपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बॉन्ड शो करूंगा। तो इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, मैंने इस टेढ़ी लाइन से शो कर दिया। इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है, एक टेढ़ी लाइन से शो कर दिया। लाइन टेढ़ी बनानी है ताकि हमें यह पता चल सके कि हर लाइन के एंड पर या वर्टेक्स पर एक्चुअल में कार्बन एटम है। तो यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अब इस कार्बन के नीचे भी CH3 लग रहा है, तो हमें कार्बन कार्बन शो नहीं करने हैं, सिर्फ बॉन्ड शो करना है। तो हमने एक सीधी लाइन बना दी। और आप नोटिस करो इस स्ट्रक्चर में ना तो कार्बन एटम शो करेंगे और ना ही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, क्योंकि हमें एक बात बहुत फंडामेंटल लेवल पर पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वो कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन। तो जैसे आप नोटिस करो इस कार्बन को पकड़ लो, तो इस कार्बन का ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, तो इस कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं। तो बचे हुए दो बॉन्ड कौन कंप्लीट करेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार बॉन्ड बनाने हैं, वो हाइड्रोजन करेगा। तो यहां पर हमारे पास दो हाइड्रोजन लगे होंगे, तो देखो इस CH2 के पास दो हाइड्रोजन लगे, सॉरी ये CH2 के पास। तो वो हाइड्रोजन कितने लगेंगे वो आप इन बॉन्ड को काउंट करके अपने आप खुद एंटिसिपेट कर सकते हो। और आप चीजें जितनी ज्यादा एंटिसिपेट कर सकते हो, आप फॉर्मूले को उतना ज्यादा कंडेंस करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमें ये बनाया, ये बनाया, इस कार्बन तक पहुंच गए। फिर आगे इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है, हमने ये बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन CH3 के बीच में बॉन्ड है, हमने ये बॉन्ड बना दिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। और यहां पर देखो इस जगह पर जो हमारे टर्मिनल कार्बन होते हैं ना, जो हमारे चेन के लास्ट में लटक रहे होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जो हमारे चेन के एकदम एंड पे कार्बन होंगे या इधर उधर किनारे कहीं लटके होंगे, ये हमेशा मेथाइल ग्रुप होते हैं। देखो ये CH3 है, इसको मेथाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3 को मेथाइल ग्रुप बोलते हैं। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। तो ये देखो आपको बताया गया है कि ये टर्मिनल्स मेथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा ना मेथाइल ग्रुप कभी बीच में नहीं आ सकता, बीच में कभी CH3 नहीं आएगा। वो हमेशा चेन के या तो एंड में आएंगे या कहीं इस तरह से आगे पीछे कहीं लटक रहे होंगे, पर वहां पर भी चेन खत्म हो रही होगी, इसके आगे कंटिन्यू नहीं हो रही होगी। और बशर्ते इससे कोई और एटम ना जुड़ाओ भाई, कोई और एटम, कोई और ग्रुप ना जुड़ाओ उससे। ठीक है, तो ये होता है मेरे बच्चे कंडेंस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ बॉन्ड हम लोग शो करते हैं लाइंस के फॉर्म में। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है CH2 CH2 CH2, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो इन कार्बन को गायब कर दो। पर ये कार्बन एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल से हम एंटिसिपेट क्या करेंगे, भाई यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और हर कार्बन ने दो दो बॉन्ड बनाए हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दो बॉन्ड और बनाएंगे, और वो बॉन्ड अगर कुछ नहीं बना है तो वो हाइड्रोजन है। अगर मान लो ये कार्बन अपना ऑक्टेट किसी और एटम के साथ जुड़कर बना रहा होता हाइड्रोजन के अलावा, तो उस एटम को जरूर शो करा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना कि अगर कभी भी हमें क्या करना होगा, कोई ऐसा बॉन्ड बनाना होगा, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एटम हमें कार्बन के साथ जोड़ना है जो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे मान लो फ्लोरीन लगा होता है यहां पर, या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा होता, तो हम उस एटम को जरूर यहां पर शो करते। ठीक है, आगे ऐसे हम लोग बात करते हैं साइक्लोपेंटेन के बारे में। तो साइक्लोपेंटेन में ये हमारे पास 5 कार्बन है जो इस तरह के पेंटेन मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में पेंटेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो देखो इन कार्बन के बीच में हमें बस बॉन्ड शो करना है, हमने ये शो कर दिया। फिर इन दोनों कार्बन के बीच में, फिर इन दोनों कार्बन के बीच में, तो इस तरह का पेंटागन स्ट्रक्चर बन गया। अब नॉर्मली मैथ वाला बच्चा कहेगा पेंटागन है, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको दिखाई देगा ये साइक्लोपेंटेन है। और देखो जैसे मैंने कहा था इस कार्बन के साथ मान लो कोई और एटम बॉन्डेड है, तो आप क्या करोगे, उस एटम का जरूर रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमें कार्बन हाइड्रोजन का तो आइडिया है कि कार्बन हाइड्रोजन जरूर है,
लेकिन अगर इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर है तो हम उसे मिस नहीं करेंगे, हम उसे उसके अलावा कोई और एटम है, कोई और ग्रुप है तो वो जरूर शो करेंगे। तो ये हो गया अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब आपको यहां पर दोनों चीजें आनी चाहिए, ओपन फॉर्मूले से, कंडेंस फॉर्मूले से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और बॉन्ड लाइन से एक्चुअल में ओपन भी बनाना आपको आना चाहिए। तो इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना हमारे इस टॉपिक पे कमांड हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? पहली बात तो लाइन जब भी बनाओगे जिगजैग बनाओगे, स्ट्रेट लाइन कंफ्यूज कर देती है। तो हम क्या करेंगे, जिगजैग लाइन बनाएंगे। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो हमने ऐसी लाइन बना दी, इस कार्बन का आगे एक बॉन्ड है हमने ऐसी लाइन बना दी, इस कार्बन का आगे डबल बॉन्ड है तो आप एक लाइन के ऊपर एक और लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, और इस कार्बन का आगे एक और कार्बन के साथ बॉन्ड है हमने ऐसे बना दिया। तो अब हम रीड कैसे करेंगे कि यही मॉलिक्यूल ये है, मतलब ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा ना, जितनी भी लाइंस बनी है उसमें जितनी भी जगह वर्टेक्स निकल रहे हैं सब जगह कार्बन है, और जितने भी एंड पॉइंट्स ओपन है उन सब जगह पे भी कार्बन है, यानी यहां पर भी कार्बन है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे। अब इसके 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड्स की कमी है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ोगे तो फॉर्मूले में देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े। और जब तक हमें इस स्ट्रक्चर से ऊपर वाले स्ट्रक्चर का सही मीनिंग निकल रहा है तब तक हम मानेंगे हमारा स्ट्रक्चर सही है। और याद रखना, जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे वहां पर आप इस तरह से डबल बॉन्ड्स को शो कर दोगे। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में एक प्रिकॉशन होता है मेरे बच्चे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनते जाना। ट्रिपल बॉन्ड का प्रिकॉशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो मुझे इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड में रूल ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड के अगल बगल जो कार्बन एटम है और इन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए आगे और पीछे जितने कार्बन एटम है उन सबको एक ही लाइन में स्ट्रेट शो करा जाता है, वहां पर जिगजैग लाइन आप शो नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखो इन 2 कार्बन से एक तीसरा कार्बन और जुड़ा हुआ है, जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है पहले बात तो आप उन पे फोकस करो, और उन कार्बन में जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से कितने ऐसे कार्बन है जिन्होंने आगे या पीछे कार्बन से कनेक्शन बना रखा है। तो इस कार्बन ने इस कार्बन से भी कनेक्शन बना रखा है, आप इन सारे कार्बन को देख लो और इन सबको आपको एक ही चेन में बनाना होगा, यानी आप एक स्ट्रेट लाइन में बनाओगे इन्हें। पर स्ट्रेट लाइन में अगर बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि कहां पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन में थोड़े से पोर्शन पे 2 पैरेलल लाइंस बना देंगे। तब ये क्या शो करेगा कि इस पहले वाले पोर्शन के पीछे कार्बन है और इस ट्रिपल बॉन्ड के पोर्शन के आगे कार्बन है, पर तब भी लाइन छूट रही है। लाइन छूटने का मतलब है इसके आगे एक और कार्बन होगा। अब हम स्ट्रेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि दरअसल में ना ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये स्ट्रक्चर स्ट्रेट बनता है, लीनियर बनता है। तो ये शो करने के लीनियर स्ट्रक्चर है, हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। फिर हम इस कार्बन तक पहुंच गए, CH2 वाले कार्बन तक, आगे एक CH2 है, अब आप जिगजैग बनाना शुरू कर दो। अब सीधा बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर आगे एक CH3 आपने ऐसे बना दिया, और मैंने बताया चेन जहां पर खत्म होगी वहां पर टर्मिनल्स पर, एंड पर हमेशा क्या होगा, हमारे पास CH3 होगा, तो यहां पर CH3। ठीक है, अगर मेरी ये बात समझ में आई है तो इसे एक बार हम लोग और कंफर्म करते हैं और थर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरे बच्चे। मान लो अब की बार मेरे पास यहाँ पर CH3 है, ये बीच में C ट्रिपल बॉन्ड C है, आगे CH2 है, आगे CH2 है, आगे CH3 है। मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बल्कि एक काम करते हैं, इस CH2 पर ना Cl और ले लेते हैं, ताकि हमें अगर कोई और आइटम आ जाए उसे भी बनाना आता है। तो अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आपके स्ट्रक्चर में आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है आप उनके अगल बगल भी देखो क्या उनसे कार्बन जुड़े हैं। तो यस, यहां पर इस कार्बन से भी आगे कार्बन जुड़ा है और यहां पर इस कार्बन से भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये कार्बन जुड़े मिले तो टोटल यहां पर कितने कार्बन आपस में कनेक्टेड है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, 4। तो आपको ये चारों स्ट्रेट लाइन में बनाने हैं। तो आप ऐसे एक लंबी सी लाइन बनाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी बना दी हालांकि मैंने, तो आप एक ऐसी लंबी सी लाइन बनाओगे। अब आपको यह भी शो करना है कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे शो करने के लिए आप क्या करोगे, बीच में आप ऐसे 2 पैरेलल लाइंस और बना दोगे। अब इससे समझ में क्या आएगा, इससे समझ में आएगा कि ये जो बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड है, और बीच में अगर बना हुआ है तो उसका मतलब है ये बॉन्ड जहां से बनना शुरू हुआ इसके बगल में कार्बन है, जहां पे बनना खत्म हुआ इसके बगल में कार्बन है। तो हमारे पास सवाल ये आता है, ये लाइन लंबी क्यों बनाई? ये लाइन लंबी इसलिए बनाई है हमने क्योंकि ये जो कार्बन है इसके पीछे भी एक कार्बन होगा और ये जो कार्बन है इसके आगे भी एक कार्बन होगा। तो इस तरह से अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ रहा है और अगल बगल कार्बन है,
तो इन चारों कार्बन को इस तरह से लंबी लाइन से शो करोगे और बीच में क्या लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड। पर अगर 3 ही कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है शुरुआत में, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है शुरुआत में, तो आप एक लंबी सी लाइन बनाओगे। इसके पीछे आप देखो, यहां पर हमने इसको लाइन को लंबा नहीं करा है, क्योंकि यहां लंबा कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसके पीछे भी कार्बन है, तो इस कार्बन के पीछे तो कोई कार्बन नहीं है, बट यहां पर है, तो यहां पर शो करेंगे अपन। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब इस कार्बन के आगे एक CH2 है, तो हमने एक CH2 लगा दिया। अरे आई एम सॉरी, अब CH2 टेढ़ा बनाना पड़ेगा। इसके आगे एक CH है, CH, लेकिन ये CH एक Cl जड़ा। अब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी एटम होंगे उनका बॉन्ड और उनका फॉर्मूला जरूर शो करना, उनका सिंबल जरूर शो करना है। आगे एक CH3 है, तो आपने कार्बन जोड़ दिया। तो ये हमारा इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पकड़ में आ रहा होगा। इसको समझने की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि हम उल्टा काम कर पा रहे हैं या नहीं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर बना है तो क्या हम उसे कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कंडेंस में करो, ओपन तो खैर आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है, पर टाइम टेकिंग होता है। जैसे मान लो मेरे बच्चे, मैंने आपको एक ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया और मैंने कहा इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाओ, तो बना लेंगे अपन, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे? जितने भी ये लाइंस बनी हुई हैं, इन लाइंस के टर्मिनल्स पर और वर्टेक्स पर सब जगह क्या है, कार्बन है। तो हमारे पास टोटल 5 कार्बन है जो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हमने स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने के बाद जिन जिन कार्बन पर कोई कोई और एटम लिखा है उसको भी लिख दो। जैसे यहां पर सेकंड कार्बन पे Cl लिखा है, यहां लिख दिया। फोर्थ कार्बन Br लिखा है, यहां Br लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि अब हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें हम उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे जो उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट कर सके। इस कार्बन का एक ही सिंगल बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बचे हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए, तो हम इसके पास 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। आप लेफ्ट में भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, आप राइट में भी लिख सकते हो। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, चौथा बॉन्ड हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही हाइड्रोजन लिखेंगे। आप चाहे हाइड्रोजन ऐसे लिखो, या जैसे आप समझदार हो, पहले ये बॉन्ड बना हुआ था, जगह नहीं थी, तो आप नीचे लिख सकते हो, चलेगा, अलाउड है, अलाउड है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बने हैं, तो आपने एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, आपने एक हाइड्रोजन लिख दिया। इस कार्बन के अराउंड एक ही बॉन्ड है, आपने 3 हाइड्रोजन लिख दिए। तो ये एक तरह से पूरा ओपन स्ट्रक्चर हो गया। आप इसे कंडेंस करना चाहते हो तो कंडेंस कर लो, आप इसे ऐसे लिख दो CH3। इस कार्बन पे H और Cl जुड़ा है, तो आप CH ऐसे लिख दो, Cl अलग से लिख दो। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 लिख दो। इस कार्बन पे H और Br है, सुनो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH Br अगल बगल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, जब तक बॉन्ड सारे शो हो रहे हैं। फिर इस कार्बन से आगे CH3 जुड़ा है, तो इस कार्बन से नीचे आप CH3 जोड़ दो। नीचे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे अगर मैं लिखता तो उसके ऊपर शायद आपको दिखाई ना देता, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना नीचे ही बना देते। तो आपको यह काम भी आना चाहिए कि आप मेरे प्यारे बच्चे ओपन स्ट्रक्चर से कंडेंस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर बना लो और ओपन से कंडेंस बना लो, ताकि आप हर तरह की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से पकड़ लो। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद लास्ट में अपने बच्चे जो बचेगा अपने पास, वो बचेगा वेज डैश डायग्राम। वेज डैश डायग्राम क्या होता है? दरअसल मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम मॉलिक्यूल को विजुलाइज करने की कोशिश करें अपने दिमाग में, तो मॉलिक्यूल्स जब एटम्स आपस में जुड़कर बनाते हैं तो ये 3D स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं। जैसे आप सबको मीथेन का फॉर्मूला पता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 मेरे बच्चे। अब इसमें कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, पर ये जुड़ते कैसे हैं? तो ये जोड़कर दिखाने के एक्चुअल में 2 तरीके हैं। एक ये वाला तरीका है, इसे बोलते हैं बॉल एंड स्टिक डायग्राम। इसमें देखो, ये बीच में हमारे पास एक कार्बन एटम है और यहां पर हमारे पास ये 4 हाइड्रोजन एटम है। ये बॉल से शो करी गई है, उनके बीच में जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उन्हें स्टिक की हेल्प से शो करके दिया गया है। और ये देखो, ये 3D शेप में आपको दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कि ये 2 हाइड्रोजन आगे की तरफ है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ और एक ऊपर की तरफ है। इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पर एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखेगा एक्चुअल में 3D में। कार्बन से हाइड्रोजन जब जुड़े हैं ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया होगा, आपको पता है कि एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के लिए एक एटम के अंदर दूसरा एटम थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट कर जाता है ऐसे। अगर मान लो ये बीच में हमारा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये 3D शेप आता है। अब ये 3D शेप अगर हमें पेपर पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन की हेल्प से बनाना हमारे लिए बड़ा आसान है। पेपर पे ये चीज शो करने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, इसे बोलते हैं वेज डैश डायग्राम।
वेज डैश डायग्राम से हमें यह पता चल सकता है कि हम कौन से एटम को 3D में अपने से अवे देख रहे हैं और कौन से एटम को अपने पास देख रहे हैं। जैसे अभी ये वाला हाइड्रोजन एटम हमसे दूर है और ये वाला आपके पास है, ठीक है। या अभी यहां पर देखो ये वाला हाइड्रोजन एटम आपसे दूर है और ये वाला आपके पास है, ठीक है। तो वेज डैश डायग्राम में हम क्या करेंगे, जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो बनाएंगे, लेकिन जो भी एटम आपकी तरफ ज्यादा क्लोज है या जो भी ग्रुप आपकी तरफ ज्यादा क्लोज है उसके सिंगल बॉन्ड को वेज से शो करा जाता है। वेज का मतलब ऐसे ट्रायंगल सा बना दोगे और इसे सॉलिड कर दोगे। और जो डैश होता है वो आप क्या करोगे, ऐसे जो डैश एटम है वो दरअसल में आपसे अवे होगा। जैसे ये वाला हाइड्रोजन आपसे अवे है तो इस हाइड्रोजन को शो करने के लिए हम इस हाइड्रोजन पे डैश लगा देंगे। और डैश कैसे लगा रहे हैं, बड़े से छोटे साइज में आप कन्वर्ट करते जाओगे। और वेज लगाने के लिए आप छोटे से बड़ा मतलब ट्रायंगल का नोक इधर रखोगे और जो उसका फैला हुआ जो एरिया है वो आप आगे की तरफ रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से वेज डैश डायग्राम बनेगा। ये नोक किस तरफ रखोगे ये भी याद रखना पड़ता है मेरे भाई, मजबूरी है। ये वेज हो गया। डैश के लिए लंबी लाइन पहले बनाओगे और लाइन धीरे 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 छोटी करते जाओगे ताकि आपको अंदाजा रहे कि हाँ भाई ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है। कोई चीज जब आपसे पीछे की तरफ जाती है तो आपको छोटी होते हुए दिखती है, वो जो उसका प्रोजेक्शन होता है वो छोटे हुए दिखता है, इसलिए यहां पर ये छोटा आपको बनाकर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी है, याद रखने वाली होती है। याद रखना डैश पर जो भी चीज होगी ऑब्जर्वर से अवे होगी, यानी आपसे अवे होगी क्योंकि ऑब्जर्वर मोस्टली आप ही होगे और मैं ही होऊंगा। और जो वेज पर बना हुआ है जैसे सॉलिड वेज बोलते हैं वो ऑब्जर्वर की तरफ होता है। बाकी जो एटम्स प्लेन में है, क्योंकि भाई आपको पता है कि तीन चीजें तो हमेशा प्लेन में हो सकती है ना, 3 पॉइंट्स तो यूनिवर्स में हमेशा प्लेन में हो सकते हैं। तो बाकी जो 3 एटम्स हैं आप उन्हें एक प्लेन में दिखा सकते हो, बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं उन्हें आप एक प्लेन में दिखा सकते हो इस कार्बन के साथ। और जब प्लेन में दिखाओगे तो उन्हें एक नॉर्मल बॉन्ड से आप शो कर सकते हो, आपको वेज या डैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल बॉन्ड का मतलब है ये सब एक ही प्लेन में है। भाई आपको अगर ये बात ना पता होगी, यूनिवर्स में कोई भी 3 पॉइंट अगर आप लोगे ना तो प्लेन में हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप तो जरूर प्लेन में होंगे, 3 एटम जरूर प्लेन में होंगे, या कार्बन के साथ अगर 2 ग्रुप जुड़े तो पक्का प्लेन में होंगे, तो उनको आप नॉर्मल बॉन्ड से शो कर दो। तो ये होता है वेज डैश डायग्राम, ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। बस ये बात मैं टेस्ट कर लेता हूं कि आपको मेरी चीज कितनी पकड़ में आई है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये कार्बन एटम है और मैंने यहां पर CH3 ग्रुप लगाया हुआ है, यहां पर अगर मैंने Cl ग्रुप लगाया है, यहां पर H लगाया है और यहां पर Br लगाया है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? तो इसका मतलब यही समझोगे ना, Cl एटम आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, CH3 आपसे अवे है यानी प्लेन में पीछे की तरफ है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ये Br एक ही प्लेन में है। तो ये सब एंटिसिपेशन करना आपको वेज डैश डायग्राम से आना चाहिए। क्या दिमाग में इमेज बनी थी कि इमेजिन करो कि अगर मान लो मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा होता, ऐसा, तो Br आप Cl आपकी तरफ होता, यहां पर क्या होता Cl, यहां पर Br, यहां पे H और पीछे जो है वो CH3 ग्रुप होता पूरा का पूरा। ये एंटिसिपेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कई चीजें केमिकल रिएक्शन जब आप करने बैठोगे तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आई एम प्रीटी मच श्योर ये बात पकड़ में आ रही है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यार बात करेंगे IUPAC नेमिंग की। अब देखो एक्चुअल में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने में काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया आज अपना, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस आइडिया को जल्दी जल्दी बताया जाए IUPAC नेमिंग को, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो IUPAC नेमिंग को हम लोग मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि आप आराम से इस बात को अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है, कि यहां पर क्या चीज हुई है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छा खासा टाइम लेगा, और टाइम लेगा तो जाहिर सी बात है मैं जल्दी जल्दी से कवर नहीं करना चाहूंगा, वरना ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा और यहां पर सारे रूल्स बताऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो मेरे भाई फिर इतना ही रखेंगे ताकि इन चीजों को हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे सॉल्व करते रहो। और मुझ तक कनेक्ट अगर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया लिंक मेरे दे रखे हैं मुझ तक कनेक्ट करने के लिए, तो उन पर जाकर जरूर मुझे आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ, अगर कोई भी इशूज आ रहे हैं आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को टैग करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो कर लेना, क्योंकि भाई इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।